क्योंकि ब्लॉकचेन वाज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड. इट वाज नॉट इजी बिकॉज ब्लॉकचेन एक्चुअली में टेक्नोलॉजी नहीं है, वो माइंड शिफ्ट है. प्रॉब्लम क्या है एनएफटी मार्केट की कि अभी एनएफटी मार्केट ना सीधे आप खरीदते हो, अपने वॉलेट में रख लिए, अब करो क्या. नमस्कार दोस्तों, क्रिप्टो वाले आ चुके हैं. स्पेशली एक डेक्स्टर के ऑफिस में आए हैं और यहाँ पे हम NFTFN के को फाउंडर्स के साथ बैठे हुए हैं और जानते हैं इनके प्रोजेक्ट के बारे में, इनकी जर्नी के बारे में. तो सर शुरू करते हैं आपके नाम से. अपना नाम बताइए. मेरा नाम विकास सिंह है. और सर? मेरा नाम अक्षय गुप्ता है. तो सर मतलब ये जानना है कि NFTFN मतलब हमारे को पता है, इससे पहले बिलीफ क्लब, वो भी नाम बड़ा इंटरेस्टिंग था. आप लोगों ने नाम प्रोजेक्ट का कैसे चेंज करा, हमारे को काफ़ी सारी बातें आप लोगों से करनी है. पर शुरुआत करते हैं पहले सर आपकी ब्लॉकचेन जर्नी से. पहले लोगों को बता देते हैं कि सर के साथ जब भी हमने इंटरव्यू करने की कोशिश करी है हमारी किस्मत ऐसी रही है. एक बार हुआ वहाँ पे सेटिंग नहीं बनी, दूसरी बार हुआ टेक्निकल डिफॉल्ट आ गया. तो शायद ये कुछ खेल ही था कि जब तक दोनों को फाउंडर साथ में नहीं होंगे तब तक हमारा ये इंटरव्यू सक्सेसफुल होना भाई हमारा मिडास टच है, दोनों जब साथ में होते हैं तभी काम होता है हमारे. नहीं ये दिखता भी है ना. तो जोक्स अपार्ट सर आपकी जर्नी से शुरू करते हैं प्लीज. यार 2016 में फरवरी 2016 में मैं टेलीकॉम कंपनी में काम करता था एज एन R&D इंजीनियर. तो वहाँ पे एक बाहर से स्टूडेंट आया जिसको अपनी ट्रेनिंग ब्लॉकचेन के ऊपर करनी थी. सो उसका बड़ा सर्टेन था दैट कि मुझे ब्लॉकचेन पे ही अपनी कोई प्रोजेक्ट बनाना है. और उस समय ब्लॉकचेन कोई इतना फेमस एज अ टेक्नोलॉजी उतनी फेमस हुई नहीं थी. इंडिया के अंदर नहीं थी, बाहर से तो फिर भी कुछ कंपनीज के को फाउंडर्स हमारे को मिले. अक्षय जो है ब्लॉकचेन इंडिया के, उन्होंने बताया कि वो यूएस से यहाँ पे इसी चक्कर में आए क्योंकि बाहर बहुत सी कंपनीज बिल्ड हो रही थी दैट टाइम के अराउंड. हाँ बिल्कुल. तो वो बड़ा मेरे को फैसिनेट करा कि उस समय से यहाँ पे आ गए. करेक्ट. हाँ जी, नहीं बिल्कुल सही है. और 2016 में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई थी. स्टार्टिंग में मतलब आई वॉज टेकिंग सो मच टाइम टू फाइंड माई ट्राइब बिकॉज कोई मिलता ही नहीं था. मैं अपने कॉलेजेस और मैं NIT दुर्गापुर से मैंने पास किया मैंने अपना MCA. मैं वहाँ पे अपने जो मेरे फ्रेंड्स होते थे, कोई US है, कोई Amazon में, कोई फेसबुक में, मैं उन सबको कॉल कर करके या टाइम ले लेके बात करता था. एंड दे यूज्ड टू से कि नहीं यार ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे हम लोग, सुना हमने ज़रूर है. तो वो ट्राइब की बात है कि पॉकेट्स में इनोवेशन ना हमेशा छोटे छोटे पॉकेट्स में होती है. अब वो पॉकेट्स में अगर आप हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप डिस्टेंटली आप अपना मैनेज करो. तो मेरे साथ बस ये हुआ कि किसी ने मुझे बाहर से आके एक पिंच किया कि यार मैं ये करना चाहता हूँ. तो जब वो बंदा बाहर से आया, स्टूडेंट जो बाहर से आया, लखनऊ का था वो. सो उसने आके हमारे जैसे जो मेरा वर्टिकल होता था उसमें जाके उसने उसको बोला. वो भी सेम वर्टिकल हेड के अंदर था, दूसरे डिपार्टमेंट में था. बट उसने आके जब अपनी इच्छा जताई कि ब्लॉकचेन में करना है तो उसने हमारे R&D वाली टीम को मैसेज कर दिया, हमारे टेक हेड ने. तो मैंने वहाँ पे ऑप्ट कर लिया कि लेट्स से कि चलिए मैं आई कैन हेल्प यू. और मैंने एक्चुअली ना ब्लॉकचेन पढ़ा हुआ था थोड़ा सा अखबार में, न्यूज़पेपर में. आई यूज्ड टू रीड इकोनॉमिक टाइम्स जस्ट टू एजुकेट माई सेल्फ ऑन द फिनटेक फाइनेंशियल पॉइंट. तो उसमें मैंने ये समझने की कोशिश करता रहता था फाइनेंस के क्या नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं. तो वहाँ से मुझे पता लगा था, थोड़ा सा पढ़ा था. बट जब किसी ने आके इतना भाई कोई इतना ज़्यादा कन्विक्शन दिखा रहा है तो देयर हैज़ टू बी स्मोक. मतलब स्मोक वहीं होता है ना जहाँ थोड़ा बहुत फायर होती है. तो मैंने जाके अपने आप को ऑप्ट इन करा लिया. 2 महीने 2.5 महीने की जर्नी थी उसके साथ. फरवरी से लेके अप्रैल तक मैंने मतलब इतना वो कर लिया था. मेरी एंट्री बाय द वे, मुझे आई फील वेरी लकी टू एंटर इनटू द Web3 फ्रॉम टेक्नोलॉजी साइड. क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी का ही सॉल्यूशन ऑल्टरनेट उस समय खोज रहा था. तो मेरी एंट्री क्रिप्टो से नहीं हुई है. आई फील प्राउड. हाँ नहीं आई फील एब्सोल्युटली. हाँ. और दूसरा सबसे अच्छी बात ये हुई कि मैंने पहले इथीरियम सीखा, उसके बाद मुझे बिटकॉइन पता लगा. इथेरियम तो 2016 के अराउंड ही शायद. हाँ. सो 2015 में उसका वो हुआ था. हाँ जी उसका ICO हुआ था. मैं 2016 में जब एंट्री लिया तो मुझे तब पता लगा कि यार एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि ब्लॉकचेन. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से पता. हाँ जी, मैंने पहले 2 महीने में ही मैंने वो ब्लॉग भी लिखा हुआ है. वो उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा ब्लॉग लिखे नहीं क्योंकि मैं फिर सीखने में इतना इन्वॉल्व हो गया कि मेरे पास ब्लॉग लिखने का टाइम नहीं होता था. बट मैंने वो अपनी पूरी जर्नी कैप्चर करी हुई है. 2016 से 2017. सो पूरा 2016 मैंने फिर पढ़ने में लगाया था. क्योंकि ब्लॉकचेन वाज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड. इट वाज नॉट इजी बिकॉज ब्लॉकचेन एक्चुअली में टेक्नोलॉजी नहीं है, वो माइंड शिफ्ट है. अनलर्न बहुत करना पड़ता है आपको. तो वहाँ से स्टार्ट हुआ. फिर 2017 में मैंने जॉब ले ली थी एक जगह
हेल्थ केयर एक स्टार्टअप था हैदराबाद में, उसमें एज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर, और मैं उनके हिपा कंप्लाइंट जो है, हिपा मतलब एक तरीके की रूल्स रेगुलेशन का तरीका है कि जब आपका डेटा ट्रांसफ़र होता है इन द मेडिकल फेटर्निटी तो हिपा कंप्लाइंट होना चाहिए। तो मैं उस स्टार्टअप में काम करता था, तो मैं छोटे छोटे यूज़ केस बनाता था वहाँ पर, उनको दिखाता था कि यार आप ऐसे यूज़ कर सकते हो ब्लॉकचेन, डेटा ऐसे शेयर कर सकते हो। वहाँ पे 16 महीने काम किया, बट उस 16 महीने में मैंने सबसे ज़्यादा काम किया वहाँ पे। आई यूज़ टू एक्चुअली डू 9 to 5 और फिर 5 to 9 तो उसमें मैं कंसल्ट भी करता था लोगों को, और मैं बहुत सारे कॉल्स कर रहा होता था या मैं बहुत सारे कॉल्स रिसीव कर रहा होता था, और उनका एजेंडा यही रहता था, या तो मैं ब्लॉकचेन सीख रहा होता था या मैं ब्लॉकचेन सिखा रहा होता था। मेरे को ये जानना है कि आप पे भी आता है सर, पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एक करके दोनों से बात करेंगे। बट मतलब 2016 और 17 के अंदर तो हमने देखा भी किस तरीके से क्रेजी प्राइस हाँ, बिल्कुल। एक्शन रहा, तो तब भी आप अपने आप को वहां से बचा कर रखते रहे या फिर उसके लिए टाइम ही नहीं मिला? नहीं, वो टाइम इतना इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि आप कोई भी चीज़ जब नहीं करते हो तो यू टेक योर प्रिकॉशंस ऑल्सो, तो आप उसमें बह नहीं सकते। तो मैंने 2017 में आई ऑल्सो वॉन एन इंटरनेशनल हैकाथॉन, ग्रैंड प्राइज विनर था मैं वहाँ पे उसका, वो एटलांटा में हुआ था। अच्छा। तो वो मैंने, एक मेरा फ्रेंड है यूएस का, वियतनामीज अमेरिकन है, तो मैं उसके साथ किया था। ही वॉज रिप्रेजेंटिंग, आई वॉज रिमोटली अवेलेबल। मेरे ख्याल फरवरी 2017 ही था जब हमने अटैम्प्ट किया था, एंड वी वॉन। मतलब उस समय बिटकॉइंस मिले थे हमें, उसके उस समय हाँ $1000 के प्राइस पे बिटकॉइन मिले थे। तो दैट वाज माय, सो मैं अपनी जर्नी को ये बोलता हूँ कि देयर इज़ अ गॉड ऑफ ब्लॉकचेन विच हैज़ गिवन मी दैट ऑल दोज ब्लेसिंग्स। नहीं तो मैंने वही देखा है कि वही पैसा ना किसी तरीके से रोटेट होता आज मैं जहाँ हूँ वो उसी इनिशियल पैसे से हूँ। क्योंकि आप जीते तो उससे आपको जो बेनिफिट हुआ उसको आपने दूसरे तरीके से यूज़ किया, फाइनेंशियल चीज़ को फाइनेंशियल में यूज़ किया, और क्रिप्टो एज ए मतलब ब्लॉकचेन एज ए टेक्नोलॉजी को आपने अपने नॉलेज में यूज़ किया। सो इट्स अमलगमेशन ऑफ बोथ ऑफ दोज थिंग्स। तो वहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई। सर आपके जर्नी के बारे में स्टार्ट करते हैं कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आपको पहली बार कब ब्लॉकचेन या क्रिप्टो के बारे में ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है? मैं टेक साइड से नहीं हूँ, तो मुझे पहली बार जब 2016 में मैं चेन्नई आ रहा था, तो उस टाइम इंडिया में एक एक्सचेंज था। हाँ, तो मुझे उन लोगों को 2 एक्सचेंज थे मेरी नॉलेज में। कॉइन सिक्योर था, नो आइडिया। ओके, मुझे 55,000 60,000 के प्राइस पे पहली बार एक दोस्त ने बोला कि यार एक बिटकॉइन नाम की चाहिए, मेरे दोस्त की कंपनी है, तू अगर लेना चाहता तो ले ले। प्योर मतलब ये वो एग्जांपल है, इनके एग्जांपल बहुत मुश्किल से हमारे को सुनने को मिलेंगे, कितनी डीप साइड रिसर्च और फिर भी अपने आप को रोक के रखना। ये हमारे पास एक वो एग्जांपल है जो हर कोई सुनता जरूर है, पर कंटिन्यू। तो 2016 में जब पहली बार पता चला तो मैंने उसके बारे में जानता नहीं था। और 55-60 हज़ार रुपए कौन लगाने जाए, और वो भी बोलते उस चीज में जिसके बारे में पता नहीं आपको। और फिर लोग बोलते हैं कि भाई लगा के भूल जा, छोड़ दे, समझ दे जीरो हो गया या उस टाइम थे भी नहीं। ये होता है हमेशा, होने भी तो चाहिए पैसे आपके उस चीज के लिए जहाँ पे आप रिस्क ले सको। बिल्कुल बिल्कुल। तो पता नहीं था, तो मैंने उस टाइम कुछ लिया नहीं। बट 2017 में एक और एक्सचेंज इंडिया में, इथीरियम एक्सचेंज खुला, तो पहली बार मैंने इथीरियम बाई किया था अपनी लाइफ में। ओके। इथीरियम से मेरी एंट्री हुई थी क्रिप्टो वर्ल्ड में, और तब इथीरियम मेरे ख्याल से तब भी बहुत सस्ता था। बहुत सस्ता था तब, 700-800 रुपए का, 1000 रुपए का, इस तरीके का था। 10-20 डॉलर का था। तो मैं पहली बार इथीरियम से एंट्री हुई थी मेरी। फिर मैं 17-18 के बाद से अक्षय की अगर बात करते हैं, ब्लॉकचेन इंडिया में वो इवेंट अपने जॉब छोड़ के आया दिल्ली में, और उसको इवेंट्स कराने थे, ब्लॉकचेन इंडिया के पहले इवेंट्स। ओके। तो मुझे उसके बाद से, मैं उसके इवेंट्स में पार्टनर भी था, बहुत सारे इवेंट में, इनिशियल डेज से मैं ब्लॉकचेन इंडिया से जुड़ा हूँ। तब मुझे पहली बार सॉरी टू इंटरप्ट, पर ब्लॉकचेन इंडिया जो है वो 2016-17 से इवेंट्स हो रहे हैं। 17-18 से 17 से इवेंट्स हो रहे हैं। 17-18 से, मेरे ख्याल से 18 से हो रहे हैं, 17-18 से। तो पहली बार मैं अक्षय से उसके इवेंट में मिला। ओके। और उससे पहले भी उसकी मिलने की अलग जर्नी है, वो कभी और बात करेंगे। बिल्कुल। तो उसके इवेंट के थ्रू मैं जब अटेंड करना शुरू किया तो मुझे पता चलना शुरू किया ये होता क्या है। क्योंकि तब क्या होता था कि सब लोग बिटकॉइन क्रिप्टो की बात करते थे, ब्लॉकचेन इंडिया से ब्लॉकचेन की बात करता था। अच्छा। अर्ली डेज में। तो मुझे ये समझने में कि भाई कैसे ये काम करता है पूरा इकोसिस्टम, कैसे टेक्नोलॉजी काम करती है, मुझे बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो गई थी तब। इंटरेस्टिंग। बट उसके बाद मैं इथीरियम बाई करने के बाद मुझे लगा कि ठीक है, ये स्पेकुलेटिव ऐसे नहीं, यहाँ पे थोड़े पैसे डाल सकते हैं, तो मैंने बाई सेल करना शुरू किया था तब। बट मुझे जर्नी में उसके बाद विकास 18 में मेरी अक्षय के थ्रू विकास से मिला मैं। ओके। तो मुझे और ज़्यादा जानने में, तो मेरे लिए एंट्री जो ब्लॉकचेन के अक्षय और विकास है मेरे लिए,
जिसके थ्रू मैं इस वर्ल्ड में थोड़ा डीप जा सका। फिर बहुत सारी चीज़ें मैं विकास से और अक्षय से बहुत डिस्कशन होती थी बहुत सारी चीज़ों को लेके। फाइनली जब लॉकडाउन हुआ तो मैं अपना कोवर्किंग बिजनेस चलाता था, वो बंद हुआ ओके। क्योंकि लोग ऑफिस आना बंद कर दिए। हाँ नहीं बिल्कुल। उस टाइम मैंने अपना कोवर्किंग बंद किया, तब हमारे पास टाइम था कुछ सोचने का। तो विकास भी अपना ऑलरेडी प्रोडक्ट डेवलपमेंट बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, तो हम लोगों ने फाइनली क्या किया, विकास ने एक आइडिया प्रपोज किया। फिर उस आइडिया के ऊपर हम लोगों ने डेवलप करके Believe.Club शुरू किया था। तब 2021 की बात है ये। अक्टूबर सितंबर अक्टूबर की बात है। मैं देख रहा था आप लोगों की ट्विटर प्रोफाइल की व्हेन वी हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट बिलीव क्लब, मतलब अब उसका नाम NFTFN है पर फॉर्मली बिलीव क्लब। सो कंटिन्यू। तो उसके बाद हम लोगों ने फाइनली मेरी फुल फ्लेज एंट्री 2021 में हुई, अक्टूबर में अगर माने तो, जब हम लोगों ने Believe.Club स्टार्ट किया था तब। हाँ, बट उससे पहले मुझे ये जर्नी इंटरेस्टिंग लगती है, वही मैं अगेन बताता हूँ कि यार आप पहले पीछे का कनेक्ट करके देखते हो कि आगे क्या बन रहा है। नाउ आई एम श्योर कि अब मुझे इस इंडस्ट्री में ही रहना है। नाउ आई मीन हियर फॉर द लॉन्ग रन। नहीं बिल्कुल, अभी हमने रिसेंटली मानता नेटवर्क के जो हेड ऑफ इकोसिस्टम ग्रोथ है के इकोसिस्टम के हेड हैं शुभम भंडारी, उनको भी इंटरव्यू करा। तो बिकॉज वो भी एक बैंकिंग सेक्टर जॉब से आते हैं, वो बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब करते थे, तो उनको भी था यार ये Web3 के अंदर इतना डाइसी है, क्या जॉब करना है, यहाँ पे जॉब भी सिक्योर है भी। तो बैंकिंग वालों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे 2-2 साल की फ्रीक्वेंसी में जॉब मिलती है। तो इसके अंदर यही होता है क्योंकि जब उनके मानता कि को-फाउंडर का भी, जब हमने केनी का भी इंटरव्यू करता, हमारा वो इंटरव्यू भी स्पॉइल हो गया, कोई नहीं, फिर आते हैं कभी, हमारे पास ऑडियो पड़ी। तो तब उनसे भी ये बात हो रही थी, बिकॉज इस इंडस्ट्री में कर्स रहा है कि जब भी जो ये हमारे को 4 ईयर की साइकिल देखने को मिलती है, हार्विंग के अंदर होता है, तो जो भी बिटकॉइन और इथेरियम के अलावा होपफुली जितने भी ऑल्ट्स हैं, क्योंकि इथेरियम की भी अब ये 2nd या 3rd साइकिल ही होगी, तो जितने भी ऑल्ट्स हैं वो परफॉर्म ही नहीं कर पाते बिकॉज टेक्नोलॉजी बदल जाती है, चीज़ें बदल जाती है। तो जब आप लोगों ने सोचा कि NFTFN की हमारे को शुरुआत करनी है, तो व्हाट वाज योर मेन ऑब्जेक्टिव कि हमारे को करना क्या? पहली बात, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और ये कितना आप इसको अडेप्ट कर पाओगे आने वाली टेक्नोलॉजीज के साथ, आने वाली ब्लॉकचेन्स के साथ, उसके बारे में कुछ बताइए। मेरे ख्याल से मैं अगर इसमें ऐड करूं तो विकास कोई प्रोडक्ट बना रहा था तब, और इसको NFT यूज़ करना था उस प्रोडक्ट के अंदर। तो विकास वो यूज़ केस लेके, मतलब हम पहली बार कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ, हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे इंटरनली ये चीज़ डिस्कस करते कि NFT इसको और कैसे कर सकते हैं। तो मुझे हम लोग जब पहली बार डिस्कशन हुआ, उसके बाद हम लोगों ने जब स्टार्ट करने का सोचा, तो हमारा माइंड स्पेस ये था कि हम लोग एक NFT मार्केट प्लेस बनाते हैं ऑल टाइम, लेकिन वो हमने 1 सेकंड के बाद ही उस पे ड्रॉप क्रॉस कर दिया, बिकॉज़ इनिशियल वही आइडिया आता है कि भाई अब क्या बनाओगे, मार्केट प्लेस इतना चल रहा है, बना लेते हैं। हजारों मार्केट प्लेस है, हजारों। करेक्ट, राइट। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया, नहीं ये हम OpenSea या फिर किसी से, इतनी बड़े ऑलरेडी बन चुके हैं और कुछ और बनाते हैं, फ्यूचरिस्टिक बनाते हैं। बिल्कुल। तो वो आइडिया सेफ से लेते लेते हम लोग के पास आया, यार आज की डेट में अगर NFT इतना ग्रो कर रहा है, एज ए डिजिटल एसेट एस्टेब्लिश होता है ये एज ए एसेट क्लास, तो आगे इसके ऊपर भी लोग डिमांड करेंगे नई नई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तब हम लोग का आइडिया है कि अगर आप, मतलब सिंपल क्वेश्चन था, यू ओन एन NFT, नाउ व्हाट, अब क्या, यू ओन ए BYC, अब क्या। Exactly. तो इसके ऊपर हम लोगों ने आइडिया को बहुत सारे सोचा, बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया, फाइनली ये डिसाइड किया कि नहीं, दिस इज आइडिया वर्थ परसुइंग। उसके बाद हम लोगों ने फाइनली Believe.Club देन स्टार्ट किया था। ठीक है, यू वांट टू ऐड समथिंग? बिल्कुल। तो इसके अंदर हम लोग जितने भी NFT होल्डर्स हैं, और पहले तो मेरे को ब्लॉकचेन के बारे में बताइए कि कौन सी ब्लॉकचेन के ऊपर आप बिल्ड कर रहे हैं, किनके लिए आप सबसे पहले प्रॉब्लम कह रहे हैं कि हाँ जितने भी इस ब्लॉकचेन के ऊपर NFT होल्डर्स हैं, प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन है। मैं थोड़ा सॉल्यूशन भी फ्रेम कर देता हूँ हम क्या कर रहे हैं। और हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ब्लॉकचेन एग्नोस्टिक, हमारा कोई ब्लॉकचेन से एफिनिटी नहीं है, हमारी एफिनिटी हमारे ट्रेडर्स से, हमारे यूज़र्स से। तो हम लोग उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम यही है जो अभी अभिषेक ने बताया कि आपके पास अगर नॉर्मली आपके पास होता है NFT कोई अच्छा प्रीमियम, उसके बाद आप उसके बियॉन्ड कर क्या सकते हो। तो कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम ये है कि NFT में ना, मतलब यू आर एक्सपोज टू द अंडरलाइंग एसेट डायरेक्टली, आपने ओन करके रखा हुआ है। अब जैसे गोल्ड आपने फिजिकली रख लिया और मार्केट में उसका प्राइस नीचे चला गया, क्या करोगे? अग्रीड है, कुछ राइट, नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, मतलब कहीं ना कहीं वो वाली बात, फंस गए है ना। तो अब हम उस फंसे हुए होने का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। वो सॉल्यूशन क्या है? आप मार्केट में, फॉर द ऑडियंस जनरली,
मार्केट में 2 तरीके से पैसा कमाया जाता है, एक तो नीचे खरीद के ऊपर बेच के, बाय लो, हाँ जी, बाय लो सेल हाई, इजियर सेड देन डन। और दूसरा, अगर कोई एसेट एक ऐसी जगह पहुंच गई जहाँ से आपको लगता है कि यार अब तो ना इसका बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है कि यहाँ से ना नीचे गिरेगा ही गिरेगा, तो आप वहाँ पे बेच के और नीचे खरीद के, दैट मीन्स रिवर्स, पहले बेच दीजिए और बाद में खरीदिए। इसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं कि यू आर एसेंशियली गोइंग अगेंस्ट द मार्केट, कि मार्केट अब अगर ऊपर जाती हुई बहुत ज़्यादा दिख रही है और अनफेवरेबल एक लिमिट पे पहुंच गया है कि जिसको मुझे लगता है कि होल्ड नहीं कर पाएगा तो नीचे आएगा ही आएगा, तो आप ऊपर सेल कर दीजिए, नीचे दोबारा बाय कर दीजिए, तो इसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। तो इसको हेजिंग स्ट्रेटजीज में यूज़ किया जाता है। हेजिंग से मेरा मतलब ये है, आप जनरल ऑडियंस के लिए बता देता हूँ कि अभी जैसे मैंने बताया कि गोल्ड का प्राइस आपने खरीद लिया, फिजिकली रख लिया घर में, अब करें क्या अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो आपके पास कोई तो तरीका होना चाहिए ना कि यार मैं जो घटा पैसा घट गया ना, 50,000 का खरीदा मान लीजिए गोल्ड और 50,000 की बजाय अभी 40 का पहुंच गया, तो 10,000 रुपये का जो नुकसान है मैं किसी तरीके से मार्केट में इसको रीकूप कर पाऊँ, मतलब रीगेन कर पाऊँ। तो आप ये शॉर्ट सेलिंग वाले जो एवेन्यूज़ हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे आप अपना जाके अकाउंट बनाइए। आपको लग रहा है कि यार 50,000 तो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आप सेल कर दीजिए, बाद में 40,000 जब आए तो बाय कर लीजिए। तो ये जो 10,000 रुपये का डिफरेंस आपने यहाँ पे कमाया, उससे क्या होगा कि आपका ये जो 10,000 रुपये का जो फिजिकल एसेट रखा हुआ है उसमें 10,000 रुपये का जो नुकसान हुआ, आपने वो यहाँ पे सेल करके और यहाँ पे खरीद के वो 10,000 रुपये यहाँ से रिकूप कर लिए। तो आपका जो 10,000 रुपये यहाँ घटा, ये 10,000 रुपये आपने कमा लिए, तो आपने इसको रिस्क को ऑलमोस्ट हेज कर लिया, इसको हेजिंग बोलते हैं। अब आ जाते हैं NFTs के ऊपर। प्रॉब्लम क्या है NFT मार्केट की कि अभी NFT मार्केट ना सीधे आप खरीदते हो, अपने वॉलेट में रख लिए, अब करो क्या? अगर वो अब ये बिल्कुल गोल्ड वाली एनालॉजी है कि अब आपने खरीद के रख लिया, अब अगर उसके प्राइस से नीचे जा रहे हैं तो करेंगे क्या? हम वो आपके लिए प्लेटफॉर्म लेकर आए कि जहाँ पे आप शॉर्ट सेल कर सकते हो। अभी तक वो मार्केट में अवेलेबल था नहीं, और ये गैप जो है ना नॉर्मली किसी भी मार्केट में अवेलेबल होना ही होना चाहिए अगर उस फाइनेंशियल मार्केट को या उस मार्केट को बड़ा बनना है। क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट में ना जहाँ पे आप शॉर्ट सेल कर सकते हो वहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी आती है। उसके 2 रीज़न है, एक तो आपको अंडरलाइंग जो एसेट्स है ना वो आपको डायरेक्टली खरीद के रखना नहीं होता, जैसे 2017 आप स्पेक्यूलेट कर सकते हो। का सबसे पहले फ्यूचर्स आया तो उसने कई रास्ते खोल दिए, और जिसकी वजह से आज हमारे को दिखा है कि किस तरीके से हमारे को एक्चुअली में स्पॉट ETF भी बिटकॉइन का देखने को मिला। तो वो जब एक के चीज होती है, सबसे पहले फ्यूचर्स वाली चीज ही आती है, उसके बाद स्पॉट ETF आया गया। तो इसी तरीके से आज हमारे को जैसे ये देखने को मिल रहा है कि NFT-FN जैसा प्रोजेक्ट आ रहा है जो NFT का डेरिवेटिव्स मार्केट लेकर आ रहा है। तो क्या कल को NFT का स्पॉट नहीं, वो तो ऑलरेडी NFT तो स्पॉट है ऑलरेडी। सो किसी भी मार्केट का डेरिवेटिव बनने के लिए उसका स्पॉट वॉल्यूम बहुत अच्छा होना चाहिए। हमने इस चीज़ को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करी 2 साल पहले, जनवरी मतलब ऑलमोस्ट अक्टूबर 2021 या जनवरी 2022 लगा लीजिए। तो हम लोगों ने प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करी कि यार अगर इस मार्केट को, और दूसरा एक और चीज़ बताता हूँ, NFTs की ये पहली बियर मार्केट थी। तो NFTs ऐसा नहीं है कि इट्स ऑल डेड, इट्स जस्ट दैट दे वेंट थ्रू देयर फर्स्ट बियर मार्केट एंड वी ऑल अंडरस्टैंड कि यार मार्केट ना वापस भी आती है। तो हम ना उसको ऐसे टैग नहीं कर सकते कि इट्स डन, इट्स डस्टेड। नहीं, मार्केट में NFT सबसे ज़्यादा अभी भी Web3 में यूजर्स को लाने वाला मैकेनिज्म है। स्टारबक्स का ओडिसी प्रोग्राम, राइट, रेडिट, ये सब वो प्रोग्राम्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा एक दिन के अंदर रिकॉर्ड नंबर में नॉर्मल यूज़र को Web3 यूज़र बना लिया। तो हम लोग वहाँ पे ही हेल्प कर रहे हैं लोगों को कि जो NFTs के प्रोडक्ट्स रहेंगे ना आगे आने वाले भी, उसमें हम वो एवेन्यू देना चाहते हैं कि यार अगर वो फाइनेंशियलाइज्ड है, फाइनेंशियलाइज मतलब अगर आपने 100 रुपये देके कुछ NFT खरीदा है तो आप अगर वो नीचे जा रहा है तो आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि यहाँ से बढ़ सकता है तो आप लॉन्ग भी कर सकते हो। तो बेसिकली लॉन्ग और शॉर्ट, और इसको लेवरेज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं। तो हम लोगों ने जो बनाया है उसको बोलते हैं परपेचुअल डेरिवेटिव प्रोग्राम प्लेटफॉर्म। सो हम लोगों ने परपेचुअल डेक्स बनाया हुआ है। इसके अंदर मेरे को तो ऐसे डाउट्स का मेरा ना दिमाग खराब हो रहा है कि कितने सारे सवाल उठ रहे हैं। तो सबसे पहले तो लिक्विडिटी की अगर बात करें तो लिक्विडिटी इसके अंदर आप लोग कैसे, मतलब बिकॉज हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स के सवाल होते हैं। हाँ, सो लिक्विडिटी का ये सीन होता है कि आपके पास ना क्रिएटिव तरीके हैं आज की डेट में कि आप लिक्विडिटी कैसे लेकर आ सकते हैं। आप पूल्स बना सकते हैं, जैसे सिंथेटिक्स में होता है। तो आपने पीछे पूल बना लिया, पीपल विल गिव द मनी इन द पूल, दैट पूल विल बी यूज्ड अगेंस्ट द ऑर्डर्स कमिंग इनटू द ऑर्डर बुक, राइट। ऐसा कर सकते हैं। हम ऐसा अभी नहीं कर रहे हैं, वो हम वर्जन 2 में देखेंगे या वर्जन 3 में देखेंगे। अभी हम नॉर्मल एक बहुत छोटा गार्डेड लॉन्च कर रहे हैं। तो उस गार्डेड लॉन्च में पुटिंग इन सम मनी एंड दैट टू ऑल्सो कमिंग फ्रॉम सम पीपल हु कैन एक्चुअली टेक द रिस्क, वो इस तरीके की, क्योंकि मार्केट मेकर्स इसमें होंगे, क्योंकि ऑर्डर बुक है। तो थोड़ा लिमिटेड गार्डेड लॉन्च है ये।
तो हम लोग करेंगे, हम लोग मेन नेट पे जाने वाले हैं, हम गार्डेड लॉन्च करेंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स के साथ पहले टेस्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग इस प्रोडक्ट को काफ़ी अभी टेस्टनेट लॉन्च हुआ तो क्या यूजर्स इसको चेक करें अभी या फिर yes users are definitely checking in and we are doing a lot of marketing activities. Abhishek will let you know all that. तो हम लोग एक्चुअली में हम लोग नए यूजर्स को भी टैप इन कर रहे हैं ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को आके टेस्ट करते रहें एंड दे गिव अस फीडबैक. नाउ द क्वालिटी ऑफ फीडबैक ऑल्सो हैज़ चेंज्ड. डे वन पे जो एक साल पहले हमारा क्वालिटी आता था फीडबैक का, कुछ को सेम ही चीज़ अच्छी लग रही है, कुछ को सेम ही चीज़ बुरी लग रही है, तो उसमें हम कुछ कभी कर नहीं सकते. बट वी एक्चुअली वर्कड ऑन द यूजर फीडबैक. Trader survey has been our core mechanism by which we are essentially putting it out in front and letting them roast our product, and we are listening patiently and we are working on the most important impactful things which is actually moving the needle in the right direction. तो उन चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं. Sorry. जब क्या होता है ना लिक्विडिटी वाली जो सवाल है, एक और बहुत अच्छा कोट है किसी का, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बताना आप लोग अगर पता हो तो, कि डे वन पे जब आप स्टार्ट करते हो ना यू डोंट हैव द फुल लेंथ आइडिया कि आगे क्या होने वाला है. अगर आपको पहले दिन पता है कि फेसबुक बनेगा, ये किसी को नहीं पता होता है, राइट. तो व्हेन वी आर स्टार्टिंग ना NFTFN, ये सवाल आते थे तो हम लोग भी ये फिगर आउट करते थे कैसे होगा. नाउ वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस फॉर लिक्विडिटी. आज हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग के लिए. लोग आगे सामने से आके बोले कि मैं पैसे डाल देता हूँ, आपके लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन जाता हूँ, जो मार्जिन होगा आई एम गेट आउट ऑफ इट, मैं थोड़े मार्जिन उसमें से रख लूंगा. मैंने ठीक है. हमारे पास मल्टीपल हो गए हैं अब, और मैच्योर मार्केट भी मैच्योर हो गया, तो अब ऐसे ऐसे और भी प्रोडक्ट आ गए हैं, तो वहाँ से भी पता चला है कि ये सब भी चीज़ें भी हो सकती हैं लिक्विडिटी के लिए. मार्केटिंग साइड से अगर बात करूँ तो लास्ट ईयर हमें लगभग 1 साल हो गए हैं टेस्टनेट लॉन्च किए हुए. जब हम लोगों ने टेस्टनेट लॉन्च किया था पिछले साल, तो हम लोग का ये था कि यार एक बार प्रोडक्ट मार्केट में देते हैं टेस्टनेट, देखते हैं कि लोगों का क्या फीडबैक आता है. अच्छा, हमें पता नहीं था कि हम लोग 1 साल प्रोडक्ट को रखेंगे, बिकॉज हमें पता नहीं था कि इतनी लंबी बियर मार्केट होने वाली है. बट वी नेवर फॉट विद द सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट. प्लीज कंटिन्यू. हाँ, मार्केट के अगेंस्ट कभी मत प्ले करो. हाँ, अगर मार्केट नीचे जा रही है जाने दो. डोंट लाइक फ्रेंड, वो ट्रेंड इज योर फ्रेंड. एब्सोल्युटली. कभी भी मार्केट के अगेंस्ट प्ले मत करो. नहीं, बिल्कुल. अगर मार्केट नीचे जा रही है जाने दो उसको. होल्ड योर हॉर्सेस. एग्जैक्टली. तो हम लोगों ने लॉन्च किया. ये था कि ठीक है अभी मार्केट के सामने देते हैं, देखते हैं क्या फीडबैक आता है. दैट टाइम लगभग 2 से 2,500 ट्रेडर्स आए हमें प्लेटफॉर्म पे. दे गिव अस वेरी वैल्यूएबल फीडबैक. यार मुझे ये चीज़ ऐसे चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे चाहिए, मुझे देखने में कैसा लग रहा है, मार्केटिंग साइड से क्या हेल्प कर सकते हैं. 50 से ज़्यादा फीडबैक आए, जिसको हम लोगों ने बियर मार्केट की सबसे अच्छी बात हमारे लिए ये रही कि हम लोगों ने उस सारे फीडबैक पे काम किया जो हमें लगे कि रेलेवेंट हमारे प्रोडक्ट के लिए. हम नॉइस फ्री एनवायरनमेंट में काम किए हैं. राइट. हाँ, एब्सोल्युटली. आप उस समय को वेस्ट नहीं कर सकते. राइट. पिछले सबसे अच्छी बात बियर मार्केट की होती है, आप बनाओ, हेड डाउन एंड बिल्ड. किसी की मत सुनो, आप अपने यूजर्स की सुनो और बनाओ. हम लोग वो बना देते. हम लोगों ने जितने भी फीडबैक आए कोशिश किया, जितने हमें रेलेवेंट लगे उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, और आज की डेट में 1 साल में हमने वो प्रोडक्ट बना लिया है कि जो हमें लगता है कि नाउ इट्स ए वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट. अभी भी जब हम लॉन्च करेंगे तो वी आर स्टार्टिंग विद गार्डेड लॉन्च. 200 लोगों के साथ लॉन्च कर रहे हैं. वो 200 लोग वो होंगे जो ट्रेडर्स होंगे. तो हमारे पास एक्चुअल 200 लोगों का वो फीडबैक आएगा कि जो ट्रेडर्स हैं, और उनके फीडबैक के ऊपर नाउ वी आर ओपन फॉर बिल्ड आवर प्रोडक्ट इन ए सच वे कि जो 1000 लाखों लोगों को कैटर कर पाए. और एक चीज़ बताता हूँ, रश करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है व्हेन यू आर अगेन बिल्डिंग इट लाइक फॉर द मासेस. आप बहुत ज़्यादा रश नहीं कर सकते, तो इसलिए गार्डेड लॉन्च विल ऑलवेज हेल्प यू टू कलेक्ट द फीडबैक. और आपका प्रोडक्ट में अगर कुछ नुक्स हैं, मतलब नुक्स एंड कॉर्नर्स, जनरली सुनी नहीं, बिकॉज जब भी किसी को भी इंटरव्यू करा है किसी भी प्रोजेक्ट को या ब्लॉकचेन से रिलेटेड, तो हमेशा उनका ये रहा है कि हम लोग अभी बेटा फेज में है, अभी टेस्टनेट लॉन्च कर दिया है, और ये गार्डेड लॉन्च ये बिकॉज ये प्रोडक्ट ऐसा कभी इससे पहले बना नहीं इस कैटेगरी का, इस वजह से होता है. गार्डेड मतलब आप उसमें लिमिटेड करके. हाँ जी, यू आर लॉन्चिंग ऑन मेननेट बट फॉर द फ्यू पीपल. राइट. आप मेननेट पे हो बट कुछ लोगों के लिए हो, और आप हैंड पिक्ड कर सकते हो उन लोगों को. 200 लोगों को आप चुन सकते हो कि मैं इन 200 लोगों को ही दूंगा यूज करने के लिए. हम आपकी कम्युनिटी से 10 ट्रेडर्स को ऑन बोर्ड कर लेंगे. थैंक यू सो मच. हम ये फॉर्म डालेंगे. बिल्कुल. तो अगर आपके बहुत अच्छे ट्रेडर्स होंगे, वील मेक श्योर दैट दे आर एलिजिबल. एब्सोल्युटली. हम लोग उनको आई मीन वी कैन डेफिनेटली अकोमोडेट दैट. हम लोग उनको अलग से ट्रीट करेंगे. आई मीन विल मेक श्योर दैट दे आर ट्रेडिंग इन अ रेड कारपेट वे. विल लिसन टू देयर फीडबैक एंड लाइक इमीडिएटली. यस.
तो वी आर 200 वेरी मच लोगों को- ओपन, वी आर वेरी मच ओपन। 200 लोगों को फीडबैक के लिए क्या होता है ना कि आपके पास जब 200 लोगों का डेटा होता है ना, अब वो यूजर्स जो आपके प्लेटफॉर्म पे डेली ट्रेड कर रहे हैं, तो उनके फीडबैक के ऊपर जब आप कुछ और इंप्लीमेंट करते हो, बनाते हो, अपने प्रोडक्ट को और बूस्ट बनाते हो, तो वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट जो निकल के आता है और अच्छा प्रोडक्ट निकल के आता है, तो वो हम प्लान कर रहे हैं। हम वी आर नॉट हियर फॉर द शॉर्ट पीरियड। ऐसा नहीं कि हम इस बेयर मार्केट के बाद गायब हो जाएंगे, बुल मार्केट के बाद गायब हो, वी आर हियर फॉर द लॉन्ग पीरियड। तो हम लोग वैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो 10 साल 20 साल 30 साल चले आगे। बिल्कुल राइट, सिर्फ NFTs नहीं, आगे और भी प्रोडक्ट हम डिजिटल एसेट जो भी आएंगे व्यक्ति में, वो सब इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। वी जस्ट वांट टू बी द प्रोडक्ट जहाँ पे आप कुछ भी परपेचुअल कर सको, ठीक है। नॉट जस्ट NFTs। और अब जैसे आपने बताया कि चेन एग्नोस्टिक रहेगा प्लेटफॉर्म, तो उसके अंदर ऐसा नहीं है सिर्फ EVM कंपैटिबल मेटामास्क ही हम कनेक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर चाहे वो फैंटम वॉलेट और सोलाना ब्लॉकचेन का या वो सारी चीज़ें हो। अभी हम EVM इकोसिस्टम पे ही हैं, हाँ। बट ऑफ कोर्स वी नेक्स्ट प्रोडक्ट का वर्जन कहीं पे भी आ सकता है, विच माइट बी विच कैन बी लेट्स से ऑटो। कुछ चेन्स आज की डेट में वो फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं कि आप EVM में डिप्लॉय कर दो, बट दे हैव देयर इंजन जो कि आप जैसे सोलाना पे भी चला रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मानता की यही बात बहुत मेरे को इंटरेस्टिंग लगती है कि मानता नेटवर्क की जब वो बना रहे थे कि मॉड्यूलर ब्लॉकचेन के ऊपर बनाएंगे, तो CDKs और SDKs हाँ, चीजें हो सकती हैं। मॉड्यूलर ब्लॉकचेन अलग है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी हम EVM स्पेसिफिक हैं कि EVM वर्ल्ड में हम कहीं पे भी जा सकते हैं, और नेक्स्ट हम कहीं पे और पे भी जा सकते हैं। और ब्लॉकचेन एग्नोस्टिक से मेरा मतलब ये था, हम अपने यूज़र का एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि हम यूज़र एक्सपीरियंस अगर अच्छा नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट चलाने में मज़ा नहीं आएगा। और ट्रेडिंग एक्चुअली थोड़ा सा डोपामीन वाला इफेक्ट है कि अगर मैंने अभी ओपन करा तो साथ के साथ ओपन हो जानी चाहिए, तो वो डिसेंट्रलाइज एनवायरनमेंट में। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने उसी चेन्स को प्रेफर, मतलब शॉर्ट लिस्ट हमने उस मतलब ब्लॉकचेन के वो कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। इथेरियम से इसलिए किया था क्योंकि सबसे ज्यादा ब्लू चिप NFTs मैं इथेरियम पे मेरा है, नेक्स्ट पॉइंट था वो, तो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड विद इथेरियम। बट ऐसा नहीं है कि अब क्या है, इकोसिस्टम बहुत मैच्योर हो गया है NFTs का। सोलाना बहुत फट रहा है, मैटिक पे भी अच्छे NFTs आ गए, ऑर्डिनल्स आ गए। ओह एब्सोल्युटली, हम लोग NFTs का ऑर्डिनल्स का क्या हुआ कि ऑर्डिनल फटा, तो हम लोगों ने ये प्लान पहले से कर रहे थे कि वी आर गोइंग टू बी द फर्स्ट बिटकॉइन ऑर्डिनल्स NFT पर प्लेटफॉर्म होंगे। सो हम लोगों ने उन सब चीज़ों की प्लानिंग पहले से कर रखी थी, ऐसा नहीं कि इट्स स्टार्टेड फ्रॉम द डे वन। वो आइडिया था हमारे में। और प्रोडक्ट हम लोगों ने स्ट्रक्चर भी ऐसे ही कर रखा है कि फ्यूचर में ना हम लोग कोई भी डिजिटल एसेट जो हमें लगता है कि इट इज़ लाइक बिकमिंग एप्पल ऑफ द आई ऑफ ट्रेडर्स, विल बी एबल टू लॉन्च दोज मार्केट वेरी क्विकली। जैसे आज की डेट में नो ऑफेंस, इट्स द वे मार्केट ऑपरेट्स। लेट्स से कोई कॉइन आया विच इज़ एक्चुअली गार्नरिंग अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम द कम्युनिटी, देन दीज सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस दे डू नॉट वेस्ट देयर टाइम, वो इमीडिएटली उसको लिस्ट कर देते हैं। तो हम लोगों के पास भी वो अपॉर्चुनिटी रहेगी कल को। द प्रोडक्ट इज स्ट्रक्चर्ड दैट वे कि कल को जैसे भी कोई NFT प्रोजेक्ट्स आया इट इज़ मोस्ट लव्ड, आप उसका इमीडिएटली आप मतलब 15 मिनट में आप नई मार्केट बना पाएंगे। हमारा क्या है कि अगर कुछ भी NFT कल की डेट में, आज की डेट में ऐसा NFT आ गया जो मचा रहा है या हमें लग रहा है कि ये कल मचाएगा, हमारा प्रोडक्ट ऐसे बना हुआ है कि बस हम अंडरलाइन एसेट चेंज करना है। मतलब जैसे आज की तारीख में हम देखते हैं जो आईडीओ के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनका आजकल प्री मार्केट शुरू हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल KuCoin के ऊपर हमने देखा है, तो वही वाली चीज अगर आप शायद वो लॉन्च होने से पहले भी क्या नहीं लॉन्च होने से नहीं सो सॉरी आई गॉट एक्साइटेड कि जो चीज हो रही, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जो चीज नहीं हो रही आज नहीं तो कल वो कोई और करेगा, जैसे आप लोगों ने NFT करा, तो जब वो प्री मार्केट वाली चीज मैंने हो सकता है वो शायद उसको 3-6 महीने हो गए होंगे, उससे पहले से भी हो रहा होगा, पर मैंने वो रिसेंटली अभी कुछ समय पहले देखा, तो मेरे को लगता है यार इस इंडस्ट्री के अंदर, इस इकोस्पेस के सिस्टम के अंदर हम जितना भी अपना टाइम और एनर्जी लगा ले, हर तरफ इतने मल्टीपल वेरिएंट्स के अंदर इनोवेशन हो रहा है कि लाइक हम 10 जने हो, हम 100 जने हो, तब भी ट्रैक करना इतना मुश्किल है कि it's hard to keep a tap on every development that's happening now in Web3। काफी इंटरेस्टिंग है। और बताइए अपनी टीम साइज के बारे में कुछ कि कैसे मतलब आप लोगों ने शुरुआत करा था अक्टूबर, जैसे आपने बताया कि अच्छा अक्टूबर क्यों, मतलब मार्केट में मेरे को पता उस समय ऑल टाइम हाई था, एड्रेनलिन आइडिया जिस समय आया हम लोग बुल मार्केट देख के स्टार्ट नहीं किए वो तो उस समय आई थिंक टेल चल रहा था उसका बुल का, ऐसा भी नहीं है कि हम लोग उस समय खत्म होने मतलब वो खत्म हो रहा था ऑल टाइम हाई अक्टूबर नवंबर में 2021 उसके बाद वो नीचे जाने लगा था। तो हम लोग जब बनाना शुरू किए थे तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि बुल मार्केट बनाते हैं, बट ऐसा हुआ कि हम लोग बुल मार्केट के लास्ट में आइडिया आया, हम लोगों ने तब पैसे रेज किए और उसके बाद बियर मार्केट स्टार्ट हुआ।
तो लास्ट 21 देखोगे 20 हम लोग बियर में घुसे हैं पैसा लेके। हाँ मतलब जैसे क्या कि कल बियर मार्केट आना, आज हमें पैसा मिला, कल हम ठीक है, अगले 2 साल हम बियर में रहे। तो टीम साइज के बारे में कुछ बताइए अभी, लाइक हमारा आई थिंक 15-17 बंदों की टीम पीक पे थी, अभी 14 बंदों की है। तो हाँ, सो दे आर लाइक हार्डकोर डेवलपर्स और मार्केटिंग एक्टिविटीज भी हो रही है या फिर नहीं, मिक्स मैच है यार सारा का। हमारे पास टेक साइड से डिजाइनर है, हमारे पास कंटेंट राइटर है, हमारे पास फ्रंट एंड टीम है, बैक एंड टीम है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर है, मार्केटिंग के बंदे हैं, फाइनेंस के साइड से हैं, फिनटेक मतलब क्वांट का बंदा है हमारे पास। तो ये सब जो जितने एसेंशियल वर्टिकल्स हैं उसमें एक या दो बंदे हैं। काफी क्रेजी। हाँ। और जब हम बात करते हैं कि हमारे को एक ऐसा प्रोडक्ट बिल्ड करना है जो बना नहीं है, तो अपार्ट फ्रॉम मेरे को यहाँ पे ना फिर ऑडियंस कहेगी कि टोकन के बारे में तो पूछा नहीं लोगों अच्छा, का, टोकन ये प्लान कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक तो है। टेस्टर उधर जो पूछो, होते हैं पूछो, उनका डन, हमेशा डन, रहता डन, है डन। कि क्या हम लोग इनके प्लेटफॉर्म को जाए, वो जो अर्ली यूजर को इंसेंटिवाइज करना होता है। नहीं। तो क्या आप लोगों का अभी कोई ऐसा प्लान है, इसके ऊपर आप कुछ कमेंट्स करना चाहेंगे? नहीं यार देखो, हम लोग का टोकन तो आ रहा है, दैट्स फॉर श्योर। हाँ टोकन आ रहा है। हम लोग अपने अर्ली यूजर्स को वी श्योरली लव टू इंसेंटिवाइज आवर कम्युनिटीज़। जो हमारे अर्ली डेज में हमारे साथ होंगे, वी श्योरली इंसेंटिवाइज देम। और ये हमारे टोकन में भी अगले 1 क्वार्टर के अंदर लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो ये टोकन प्ले है, हम लोग सिर्फ इक्विटी पार्ट नहीं प्ले कर रहे हैं, विट्स ए वेब कंपनी, वी वांट टू इंसेंटिवाइज आवर यूजर्स, अर्ली यूजर्स फॉर शो। तो सर आप प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं सबको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब मैंने क्रिप्टो वाले की शुरुआत करी थी ना, आई थॉट कि मैं ना हर प्रोजेक्ट का रेवेन्यू मॉडल पता लगाऊंगा। 1 महीना हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया क्योंकि ब्लॉकचेन्स का रेवेन्यू मॉडल बहुत ईजी है कि हाँ वो गैस फीस में टोकन कटता है, एक्सचेंजेस का भी यही होता है कि हम टोकन होल्ड करते हैं तो ट्रेडिंग फीस में डिस्काउंट मिलता है। पर बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स है ना, जस्ट लाइक शेयर मार्केट, या अगर कोई शेयर मार्केट में शेयर ट्रेड हो रहा है, हाँ जी, तो हमारे को ये तो पता है ये कंपनी काम कर रही है, पैसे कमा रही है, रेवेन्यू कमा रही है, नेट प्रॉफिट कमा रही है, Right. बट हमारे को ये नहीं पता कि वो अपने प्रॉफिट में से कितना परसेंटेज ऑफ शेयर बायबैक करती है नहीं करती है, या फिर इट्स ऑल स्पेक्युलेटिव। तो क्रिप्टो के अंदर हम जब भी बात करते हैं, ब्लॉकचेन के अंदर हम बात करते हैं, तो इट शुड बी अ नेक्स्ट लेवल अप कि यहाँ पे चीजें और ट्रांसपेरेंट होंगी और अच्छी होंगी। Absolutely. बट जब हम रेवेन्यू मॉडल की बात करते हैं तो हमारे को समझ में नहीं आता। हमारा रेवेन्यू मॉडल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। Okay. एवरीबडी विल पे फी टू ट्रांजैक्ट ऑन द प्लेटफॉर्म, ठीक है, वो एक है। देर आर अदर वेज, लिक्विडेशन में उनको पैसा मिलेगा प्रोटोकॉल को। अगर लिक्विडेशन होती है किसी पोजीशन की, लिक्विडेशन फॉर जनरल ऑडियंस इज दिस, आप जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो डेरिवेटिव्स प्लेटफॉर्म है, इसमें परपेचुअल डेरिवेटिव्स प्लेटफॉर्म है। इसमें आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है। आप इस प्राइस पॉइंट के ऊपर बुलिश हैं तो आप लॉन्ग जाएंगे, अगर आप इस प्राइस पॉइंट के शॉर्ट हैं, मतलब यू आर बियरिश, तो आप शॉर्ट जाएंगे। तो कोई ऑल्टरनेट काउंटर पार्टी आपके साथ मैच कर दी जाएगी। काउंटर पार्टी का मतलब अगर मैं लॉन्ग हूँ तो दूसरा शॉर्ट होना चाहिए, तभी उस कॉन्ट्रैक्ट पे एग्रीमेंट हुआ है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट पे एग्रीमेंट हो गया तो अब हम एक दूसरे के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलते हैं, या तो आप अपनी पोजीशन सेल करके बाहर निकलते हैं, या फिर आप पोजीशन मेंटेन करने के लिए ना फी प्रीमियम कुछ देते रहते हैं, ठीक है, आप फंडिंग फीस देते हैं, एग्जैक्टली। तो फंडिंग फीस देते देते अगर आपका एक लिमिट नीचे वाला थ्रेशोल्ड के नीचे आ गए तो हमें आपकी पोजीशन को लिक्विडेट करना पड़ेगा। लिक्विडेट करने का मतलब है कि मुझे आपकी ये वाली पोजीशन किसी और को देनी पड़ेगी और आपको वहां से हटाना पड़ेगा। तो जब किसी को हम लिक्विडेट करते हैं तो वहां से लिक्विडेशन से भी पैसा मिलता है प्रोटोकॉल को, हमें भी मिलता है प्लेटफॉर्म को। तो हमारे पास ये 2 रेवेन्यू मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड रेवेन्यू स्ट्रीम्स है। और अभी हमारे पास हैं जो कि हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। हमारे पास हैं वो, बट दे विल वर्क ओनली एट अ लेवल व्हेन वी आर लाइक मे बी 1000, 2000, 5000 ट्रेडर्स ट्रेडिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म। एक्टिव यूजर्स जब Yes, yes. हमारे पास एवरी ट्रेडर इज पेइंग सम फी टू अस, करेक्ट। और जो भी आके ट्रेड ओपन करेगा वो हमें पैसे जरूर देके जाएगा। यस, तो क्या आने वाले टाइम में क्या हमारे को ये भी दिख सकता है जो गैस फीस जा रही है या फिर जो ट्रेडिंग फीस जा रही है वो सिर्फ ब्लॉकचेन की ना, वो NFTFN में भी हो, ताकि यूजर्स को मतलब एक और एक्चुअली मैंने एक आइडिया दिया है नहीं वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो अपने टोकन को आपको गैस टोकन बनाना है या नहीं बनाना है, ये बहुत कॉन्शियस चॉइस होती है। तो वो हम उसमें कुछ और फ्लेवर ऐड करेंगे, हमारे पास हैं अभी। वी विल गिव other ways to use our tokens within our platform. एक्चुअली डिमांड पूल हो, बिकॉज जब मैंने जैसा आपको बताया ना रेवेन्यू मॉडल, तो अगर रेवेन्यू मॉडल भी समझ में आ जाता तो फिर वो समझ में नहीं आता कि जब प्रोजेक्ट्स बोलते हैं ना कि हमारा टोकन गवर्नेंस के लिए होगा, अरे यार मतलब
हमारे को भी पता है कितना गवर्नेंस की हम बात नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन तो आई थिंक वी हैव टू मेक पीस विद दैट थिंग कि गवर्नेंस के लिए टोकन्स बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्टिव है नहीं एंड आई हैव सीन पर्सनली कि जैसे A16Z हुआ जो क्रिप्टो वाली आर्म है उसमें उनके कैसे उन्होंने आर्म ट्विस्ट भी कर दिया है जस्ट बिकॉज दे एक्चुअली सुपरसीड द गवर्नेंस. सो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि हम किस ट्रेजेक्ट्री में जाना चाहते हैं, क्योंकि वो ओपनली आप बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के वजह से वी कैन ऑल्सो सी द गुड एंड द बैड पार्ट ऑफ दैट गवर्नेंस मैकेनिज्म. तो हमें बड़ा कॉन्शियसली वो कॉन्शियस चॉइस होती है. ये सिर्फ गवर्नेंस नहीं होगा, हमारे टोकन में और भी यूटिलिटीज भी है प्लानिंग, तो ऐसे नहीं कि सिर्फ गवर्नेंस पे हम टोकन चला रहे हैं, ऐसा नहीं होगा. नहीं काफ़ी इंटरेस्टिंग. थैंक यू सो मच फॉर दिस. आप लोगों ने जितनी भी चीज़ें बताई, और अभी भी मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, आप लोगों का मुझे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस जानने को मिला, नॉलेज जानने को मिली, पर जब भी बात आती है ना NFTs की, तो कहीं ना कहीं मेरे को हमेशा लगता था जैसे ये वाला जो पॉइंट है ना, फंस गए भाई, मैं इसका लेके क्या करूँ. मेरे को अगर इसको बेचना है तो मेरे को वेट करना पड़ेगा कि इसका प्राइस या तो मैसिवली अप जाए, नहीं तो फिर ऐसा लगता है यार उसी प्राइस पॉइंट के आसपास खरीदा, मतलब मैं करूँ क्या. तो कभी भी मैंने ये सोच के कोई NFT आज तक शायद खरीदी नहीं, थोड़ी बहुत खरीदी होगी जस्ट फॉर द सेक ऑफ यूजिंग द प्रोटोकॉल और एक्टिविटी करने के लिए, उसमें थोड़ा एक्टिव यूजर बनने के लिए. और मैंने कभी भी NFT के अंदर में डीप डाउन इसलिए ही नहीं गया क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आया मैं इसके बाद करूँ क्या. क्योंकि हमारे को एक्सचेंजेस पे या फिर जो भी DeFi ऑप्शन होता है, हमारे को वहाँ पे यील्ड भी मिल जाता है. करेक्ट. यहाँ पे वो भी नहीं होता है. ये अच्छी बात क्या है कि NFT एक बाई करने के लिए आपको कम से कम अगर अच्छी BAYC या कुछ भी लेते हो तो आपको यू हैव टू स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी टू बाई ए BAYC और उसका अपसाइड गेन करने के लिए. ऑन आवर प्लेटफॉर्म आप $10, $20, $50 जितना भी चाहो उतने से जो आपके पास वॉलेट में है उससे जो बेनिफिट ले सकते हो वो ले पाओगे हमारे पास. सबसे अच्छी बात ये है कि आपको पूरा नहीं खरीदना, आपको पूरा BAYC. आप $10 पे BAYC पे लॉन्ग जा सकते हो. आज 25 है, कल 50 हुआ तो आपका $10 10x लेवरेज के साथ लेते हो तो और ज़्यादा बढ़ेगा वो, और गिर भी सकता है अगर आपने गलत ट्रेड ली तो. मैं BAYC इसलिए बोला, डू योर ओन रिसर्च. हम लोग पर आपने थैंक यू सो मच, आपने मुझे बताया, बिकॉज अभी तक मेरे दिमाग में जो थॉट था, मतलब पीपल वुड से मी डम, पर मेरे को अभी तक लग रहा था जिनके पास सिर्फ NFTs है वो ही ट्रेड कर सकते हैं. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं. NFT के प्राइस के डेरिवेटिव एब्सोल्युटली. तो आपके सो एसेंशियली दैट्स वाई हम लोगों का जो प्लेटफॉर्म है वो ट्रेडर फर्स्ट है. सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ NFT वाले ही एंट्री ले पाएंगे. ट्रेडर फर्स्ट प्रोडक्ट है. ट्रेडर्स को मोर देन वेलकम है. आपकी कम्युनिटी से अगर ट्रेडर्स आते हैं तो मोर देन वेलकम. काफी मतलब अब मेरे को लग रहा है कि मेरे को पहले लग रहा था क्योंकि जब आपने सिंपल सा बताता हूँ, आपने बहुत सारे परपेचुअल प्रोडक्ट देखे होंगे क्रिप्टो में, राइट. हम भी NFT के ऊपर परपेचुअल है हमारा. आपको कोई एसेट ओन नहीं करना, आप अपने पैसे से लगा के, अपने क्रिप्टो से लगा के उसके लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हो. मुझे लग रहा है कल BAYC नीचे जाएगा. मैं अपना $100 लगाया और नीचे 10x मार्जिन लेके मैं मार्जिन लेके उसको शॉर्ट कर दिया, तो मैं शॉर्ट पे भी पैसे बनाऊंगा. मुझे कोई डिलीवरी होल्ड नहीं करनी, कोई भी एसेट होल्ड नहीं करना उसके लिए. तो इट्स अ परपेचुअल डेक्स सिमिलर टू अदर क्रिप्टो एक्सचेंज. और जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो प्राइस कैलकुलेट करा जाएगा वो क्या सबका बॉटम टू टॉप जो एवरेज होगा वो करा जाएगा. बिकॉज एक्चुअल हमारे को जैसे जब हम बिटकॉइन के डेरिवेटिव की बात करते हैं तो बिटकॉइन का जो स्पॉट का जितने भी एक्सचेंजेस के ऊपर होता है ट्रेडिंग, तो उसका एवरेज लिया जाता है, तभी उसका फ्यूचर करता है कि प्राइस वेरी करता है ताकि लिक्विडेशन इशू ना हो कि एक एक्सचेंज में कुछ जा रहा है दूसरे पे कुछ जा रहा है. तो आप लोगों का जो मैकेनिज्म रहेगा तो वो भी जो प्राइस को वेरी करेगा वो भी मतलब क्या वो एवरेज का ही करेगा या फिर वो टॉप वाला करेगा? हम लोगों ने फ्लोर प्राइसेस लिया हुआ है, राइट. किसी भी NFT का फ्लोर प्राइसेस होता है, राइट. तो फ्लोर प्राइसेस के ऊपर हम लोगों ने रखा हुआ है, इसको बनाया हुआ है. यस, वो सबसे इम्पोर्टेंट, बिकॉज जो सबसे मिनिमम वाला, बिकॉज अगर वो प्राइस जो अप वाली अगर वही जो NFT के अंदर भी तो वॉच ट्रेडिंग हमने हमारे को कितने सारे प्रोटोकॉल्स देखने को मिल रहे हैं. और अभी बिट्सक्रंच जो आ रहा है वो उसी चीज को शायद रोकेगा अभी जो देखते हैं. बिट्सक्रंच का वॉच ट्रेडिंग इंडेक्स हम लोगों ने यूज़ किया था 2 साल पहले. सो वी आर लाइक देयर यूजर्स और बिजनेस पार्टनर्स. सो हम लोगों ने and that might actually add to the veracity of our product, like the legibility of our product, that हम लोग इंडस्ट्री के बेस्ट स्टैंडर्ड्स यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है ना, और अगेन इट कम्स टू द डेकेड लॉन्ग थिंकिंग. हमारे को हमारा प्रोडक्ट ऐसा नहीं बनाना है कि जो कि हमारा किसी साइकिल में चल रहा है किसी साइकिल में नहीं चल रहा है. NFT उसमें से एक एसेट है जिसको हम अलाउ करा रहे हैं,
बट आगे आने वाले टाइम में, और ऑलरेडी अभी मार्केट ना बहुत मैच्योर हो गई है. इट इज़ ऑल्सो एनकरेजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट क्लासेस. RW इज़ वन ऑफ देम, ऑर्डिनल्स इज़ वन ऑफ देम, क्रिप्टो तो है ही. सो हमारे पास प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा ग्रेविटी इसी चीज़ों से आता है कि हम लोगों ने इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करी हैं. हम लोगों ने जो इंडेक्स बनाया है, पहली बात हमने इंडेक्स बनाया, अभी इंडिविजुअल पे नहीं आए हैं. हमारे कॉम्पिटिटर्स ने इंडिविजुअल बनाने की कोशिश करी थी, बट दे फॉल फ्लैट ऑन इट्स फेस. इवन दो दे डिड रियली गुड वॉल्यूम, बट द रिस्क मैनेजमेंट ऑफ दैट प्रोडक्ट वॉज वेरी शैबी. तो वो रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हुआ, तो उनको अपनी प्रोटोकॉल का वर्जन 1 बंद करना पड़ा. हम लोगों ने बहुत अर्ली अपनी टेस्टिंग में ये फिगर आउट किया कि यार इंडिविजुअल प्रोजेक्ट का अभी हम नहीं कर सकते, मतलब प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट तो हम नहीं कर सकते. फॉर दैट वी नीड द अदर मार्केट ऑल्सो टू मैच्योर. तो इसलिए हम इंडेक्स लेकर आए, ताकि हम अपने प्रोडक्ट को अपने ट्रेडर्स के सामने एकदम सॉफ्ट एंट्री दिलवा सकें. मेरे को प्लीज थोड़ा सा इसको और तोड़ के बताओ. इंडेक्स बता तो बहुत सिंपल तरीका से हम लोगों ने पहला इंडेक्स क्या होता है कि आप एक से ज़्यादा NFTs को के प्रोजेक्ट्स को, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो अभी हमें करेक्ट इंडेक्स है BAYC, MAYC, अज़ूकी, डूडल एंड क्लोनेक्स. इन 5 प्रोडक्ट को के फ्लो प्राइजेस को लेके एक इंडेक्स बनाया है. इसका एवरेज निकाल के एक इंडेक्स बनाया है. तो इस 5 के फ्लो प्राइजेस का अगर आप एवरेज लेते हो, वो हम ज्योमेट्रिक मीन लेके एक इंडेक्स बनाया, एक नंबर आ गया हमारे पास. आप उस नंबर के ऊपर लॉन्ग एंड शॉर्ट जा सकते हैं. ठीक है. बिकॉज किसी एक प्रोजेक्ट की बैड न्यूज भी वही बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी हो जाएगी और फिर लिक्विडेशंस ऑफ. यस, तो निफ्टी 50 हम लोगों ने बनाया पहला NFTs के अंदर. ये अप्रोच आप लोग डायरेक्ट इस पे आए थे या फिर आप लोगों ने भी पहले वही सोचा था कि हम लोग पहले किसी एक NFT इंडिविजुअल पहला आइडिया था हमारा. बट हाँ, बाद में रिसर्च करने पे हमें बहुत सारी ये जर्नी पता चली. ये जर्नी होती है. तो प्रोडक्ट का डिस्कवरी लैब के अंदर वो एक जर्नी होती है. यू कैन नॉट गेट रियली एक्साइटेड एंड बेट एवरीथिंग ऑन योर फर्स्ट आइडिया. फर्स्ट आइडिया इज ऑलवेज ऑन द टॉप ऑफ द आइडिया. वो उसको पील डाउन करना पड़ेगा. हमने हर एक आइडिया को पील डाउन किया. हम लोगों के पास 6-7 आइडिया थे विद इन दैट स्पैन. बट हमने जब हर एक आइडिया पे, हम इस पे रुक गए, तीसरा चौथा आइडिया था, उसके बाद हमने नहीं देखा बाकी जो 6-7 थे. बट हमने जब आइडिया टिक ऑफ करना स्टार्ट किया था तो 6-7 आइडिया लिख लिए थे बस. जब हम इस पे आए थे तो हमने ये देखा कि यार इंडिविजुअल का तो नहीं हो सकता. और मैं ट्रेडर, अपने जो ट्रेडर पर्सोना को मैं ध्यान में रखते हुए मैंने प्रोडक्ट को ये बोला था कि यार कि हम उसको ना, किसी भी ट्रेडर को हम लोग ऐसे नहीं एक्सपोज करा सकते. यार हमारा ट्रेडर है, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे है, हम उसको सीधे एक ऐसे एसेट क्लास में एक्सपोज करा दे जिसका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है. होगा क्या? लिक्विडेशन. सो हम लोगों ने अपने ट्रेडर को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी है, उसकी ईजी एंट्री कराने की कोशिश करी है. जैसे मैं बोलता हूँ ना कि इंडेक्स में डाल लो पैसा, कहीं और नहीं डाल सकते तो इंडेक्स में डाल लो. एंड यहीं से ही हमारा मून शॉट भी निकल गया है. तो अब आपकी जिम्मेदारी भी कि आपको इस इंडेक्स फंड का स्पॉट भी बनाना है. तो इंडेक्स सो नहीं, NFTs का इंडेक्स फंड का स्पॉट नहीं. सो हमारे नहीं सुनिए, नहीं पॉसिबल क्या, मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल, टेक्निकली इज पॉसिबल. हाँ प्लीज. अच्छा ओके. सो मेरा ये कहना है कि हमारे पास जो स्पॉट मार्केट अवेलेबल है ना इस चीज़ की, वो ऑलरेडी अवेलेबल है. NFT मार्केट प्लेसेज आर द स्पॉट मार्केट ऑफ दीज इंडिविजुअल NFTs. बट फिर वही वाली बात है, हमें स्पॉट मार्केट नहीं बनाना. हम जो स्पॉट मार्केट में विनर्स हैं, हम उनके ऊपर इंडेक्स. करेक्ट. हम लोग उसके ऊपर स्पेकुलेटिव मार्केट. वी आर राइडिंग ऑन टॉप ऑफ द विनर्स ऑफ द NFT मार्केट. वी नेवर वांट टू गेट इनटू द फाइट ऑफ विच NFT इज गोइंग टू विन. व्हाट वी आर सेइंग, इफ यू आर वन ऑफ द विनर्स, congratulations, be my guest. I am actually launching the NFT derivatives for these winners. अगर हम यहीं पे ही, तो हमारी फॉरवर्ड थिंकिंग आती है कि हम लोग उस फाइट में जा ही नहीं रहे. कौन सा अगला NFT जीतेगा, कौन सा अगला NFT मार्केट प्लेस जीतेगा, कौन सी चेन जीतेगी, हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. कोई सी चेन जीते, उसके ऊपर कोई सा भी NFT मार्केट प्लेस जीते और उसके ऊपर कोई सा भी NFT प्रोजेक्ट जीते, हमारा NFT FN चलता रहेगा. सो दैट्स द लॉन्जिविटी एस्पेक्ट ऑफ आवर बिजनेस. में किसी भी NFT का मैं नाम ना लूँ, तो जो भी विनर्स होंगे हम उसके ऊपर अपने प्रोडक्ट बनाएंगे. हमें अपना स्पॉट वॉल्यूम नहीं बनाना, हम अपने NFTs नहीं बना रहे, हम अपने डिजिटल एसेट्स नहीं बना रहे. राइट. जो एग्जिस्टिंग विनर्स हैं उनके ऊपर हम प्रोडक्ट बनाएंगे. और जैसे NFT के जो आप लोगों ने बताया ना कि हम लोग उसका एक एवरेज लेके हम लोग उसका जो इंडेक्स है, उसके इंडेक्स का डेरिवेटिव्स है. Right. क्या इंडेक्स का स्पॉट भी बन सकता है? बन सकता है. और क्या उसका फायदा होगा या नहीं? Actually, exactly. R&D, मतलब हाँ. मेरे ये क्वेश्चंस अगले 10, 20, 15 मिनट में आ रहे हैं.
पर आप लोगों ने इस पे ऑलरेडी 3 साल काम कर दिया और फिर ऑब्वियसली 2 साल यार। हाँ, मतलब 3 साल, मतलब तीसरा चल रहा है अब। अगर हमने 3 साल किया होता तो अब तक प्रोडक्ट वैलिडेट हो चुका होता। हो जाएगा इस साइकिल में वो प्रोडक्ट वैलिडेट भी होगा और आई थिंक आई एम श्योर के द कम्युनिटी, एनएफटी कम्युनिटी एंड द बिगर ट्रेडर कम्युनिटी वुड लव इट, बिकॉज ट्रेडर्स के पास ना ये एक्वायर्ड स्किल होती है लेवरेज ट्रेडिंग करने की, और ट्रेडर्स अपनी उस एक्वायर्ड स्किल को अलग अलग मार्केट में टेस्ट करना चाहते हैं। तो जैसे ट्रेडिशनल फाइनेंस के ही तो ट्रेडर क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं और क्रिप्टो के ट्रेडर जाके ट्रेडिशनल मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो एक्वायर्ड स्किल को हम अलग अलग जगह